नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 सितंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। हमारे यहाँ पे 5 सितंबर को हैप्पी टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1888 में इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो 5 सितंबर के दिन कुछ स्टूडेंट्स उनके पास गए जब सेकंड प्रेसिडेंट बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के, और उनसे बोला कि सर हम आपके जन्मदिन को एज अ स्पेशल डे मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोला कि आप सितंबर 5 को टीचर्स डे मनाइए, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा जन्मदिन है, इसलिए क्योंकि टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, इसको मार्क किया जा सके। वैसे मैं बता दूं कि वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को, लेकिन अलग अलग कंट्रीज अलग अलग दिन पे टीचर्स डे को मनाते हैं। तो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीआई डिक्लेयर्स बाईपोल्स इन वेस्ट बंगाल। देखिए ये न्यूज़ कंटेक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी जी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन पाई वेस्ट बंगाल की, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो हैं। अब अगर उनको चीफ मिनिस्टर बने रहना है तो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए बाईपोल कंडक्ट करना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शेड्यूल आ गया है। वेस्ट बंगाल में जो भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इसी भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी जी लड़ेंगी। ये 30 सितंबर को होंगे इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है। फिर वेस्ट बंगाल में दो और सीट्स हैं, एक शमशेरगंज और एक ये जंगीपुर, यहाँ से भी इलेक्शंस होंगे। ओडिशा में पिपली करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी इलेक्शंस होंगे। तो कुल मिला के इन जगहों पे इलेक्शंस होने हैं, और ये बहुत जरूरी थे होने। उसका मैं रीजन बताता हूं। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 क्या बोलता है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर। मतलब ये तो आपको पता ही है कि भैया आप मिनिस्टर बनोगे, बन सकते हो, अगर आप एमएलए नहीं हो चलेगा। आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो अगर आप एमएलए नहीं हो, लेकिन शर्त यह है कि फिर विद इन 6 मंथ्स आपको एमएलए बनना है। अभी विद इन 6 मंथ एमएलए बनने के लिए इलेक्शन कंडक्ट होना है, और ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। अब वैसे नॉर्मल कर केसेस में बाई इलेक्शंस हो जाते हैं, बट अगर यहाँ पे नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। ये साफ साफ बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के कहे के अनुसार चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वेस्ट बंगाल की, और केंद्र की सरकार, इसकी बनती नहीं है। और बाई इलेक्शंस होने चाहिए बाई रूल्स, तो बाई रूल्स अगर बाई इलेक्शन होने चाहिए और बाई इलेक्शन नहीं होते हैं, और इस समय पे कोई बहुत इंटेंस सेकेंड वेव नहीं चल रही, क्योंकि जिस समय पे मेन इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल पे उस समय तो कोरोना तरखाट मचा रहा था। तो अब अगर आप बाई इलेक्शन नहीं करवाते हो तो सीधा सीधा इस बात पे शक आएगा कि हो सकता है केंद्र की सरकार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल रही हो इलेक्शन ना करवाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए बाई पोल्स करवाना बहुत जरूरी था। फाइनली बाई पोल्स अनाउंस हो गए, और जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी में कि इस प्रकार के बाई पोल्स समय समय पे होते रहें। ठीक है, देखिए ममता बनर्जी जी या फिर कोई भी और कैंडिडेट अगर उसको कुर्सी पर नहीं बैठाना है तो ये उस स्टेट के लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हम इस पर्टिकुलर पर्सन को कुर्सी पे नहीं बैठाना चाहते। पॉलिटिकल पार्टी की राइवलरी के बेसिस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो ये जो 30 सितंबर को इलेक्शन होंगे, उनकी वोटिंग की काउंटिंग होगी 3 अक्टूबर को। नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे 6 सितंबर से 13 सितंबर तक। बाई इलेक्शंस, अच्छा और भी बहुत सी लोकसभा की सीटें, जैसे 3 लोकसभा की सीटें और पूरे देश में 31 दूसरी असेंबली सीटें जो खाली पड़ी है, वहां पे भी बाई इलेक्शन कंडक्ट करने हैं, बट वहां हो नहीं रहे हैं। यहाँ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है ममता बनर्जी जी का चीफ मिनिस्टर बनना इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ छोटा सा मतलब बेसिक इन्फो, वाई इज अ बाई इलेक्शन कंडक्टेड। तो इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 151 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, द वैकेंसी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड थ्रू बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। तो जिस दिन वैकेंसी हुई है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर ओवरऑल आपको वैकेंसी फुलफिल करनी है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है। अच्छा ओवरऑल मान लो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती, मान लो कि वेस्ट बंगाल की जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें सब भरी हुई होती, और अगर ममता बनर्जी को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो क्या करती हूँ? चीफ मिनिस्टर खैर बन गई है, उनको 6 महीने के अंदर अपने आप को एमएलए बनाना है। तो उस केस में कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का एक मेंबर अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है।
तो जो चेयरमैन होगा, वो स्पीकर होगा, उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और वो सीट वैकेंट हो जाएगी और उस वैकेंट सीट से जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा वो खड़ा हो सकता है। मतलब कि आर्टिकल 101 और आर्टिकल 190, आर्टिकल 101 ऑब्वियसली बात है आपका लोकसभा राज्यसभा के लिए होगा, आर्टिकल 190 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल में कोई भी सीट खाली नहीं होती, तो इस केस में कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी सीट पर से रिजाइन कर सकता था। जो स्पीकर होता आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेता, वो सीट खाली हो जाती, फिर उस सीट पे बाई इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ते और उस बाई इलेक्शन में वो चीफ मिनिस्टर जो कि अभी के लिए एमएलए नहीं है वो लड़के इलेक्ट हो सकता है। ठीक है भाई। फिर ये भी एक नियम है कि भैया 60 दिन तक अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट के किसी हाउस की प्रोसीडिंग से बिना बताए गायब है, तो ऐसे केसेस में उसको भी मतलब उसकी सीट को भी खाली माना जा सकता है। ठीक है भाई। जीएस पेपर 2 में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। तो देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया। सिंपल लर्निंग ने हमको ज्वाइन किया, मुजम्मिल अहमद ने हमको ज्वाइन किया। मुजम्मिल अहमद का ये 2nd मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम बैक मुजम्मिल। देन आयुषी तनवर ने हमको ज्वाइन किया। आयुषी तनवर का ये 8th मंथ एज अ मेंबर, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक आयुषी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मतलब इतने लंबे समय से जो मेंबर्स हैं दे आर स्पेसिफिकली एंड वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच आयुषी। देन मनोविराज सिंह ने ज्वाइन किया है, ऋषभ मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है, रुद्र सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, मंजूश्री एम ने हमको ज्वाइन किया है, प्रणव कदम ने हमको ज्वाइन किया है, अंकिता गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है, शुभ्रा कलिका पति ने हमको ज्वाइन किया है, शुभ्र कलिका पति, और प्रशांत झा ने हमको ज्वाइन किया। तो प्रशांत झा, शुभ्र कलिका पति, अंकिता गुप्ता, प्रणव कदम, मंजूश्री एम, रुद्र सिंह, ऋषभ मिश्रा, देन मनोविराज सिंह, आयुषी तनवर। आयुषी तनवर 8th मंथ एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच आयुषी। मुजम्मिल अहमद 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक मुजम्मिल। एंड सिंपल लर्निंग, आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। ठीक है, मेंबर्स से काफी हेल्प मिलती है, सो वंस अगेन थैंक यू। वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पे, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है सेंटर सेट टू साइन अ ट्राईपार्टाइट कार्बी पीस अकॉर्ड। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एक कार्बी पीस अकॉर्ड को साइन करने वाली है। इस कार्बी पीस अकॉर्ड को साइन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा भी होंगे और कार्बी आउटफिट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये सब दिल्ली में मिलेंगे और ओवरऑल इस कार्बी पीस अकॉर्ड को साइन करेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि अभी रिसेंटली 25 फरवरी 2021 को आसाम गवर्नमेंट के सामने 1040 नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया और उसमें से 200 कार्बी मिलिटेंट्स भी थे। तो ओवरऑल ये कार्बी मिलिटेंट्स जिन्होंने पहले बंदूकें उठा रखी थी और एक मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, वो यहाँ पे बैठ के अब सरकार के साथ बातचीत करने की वो कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि इनिशिएशन कर रहे हैं। इसमें आप कह सकते हो कि जो कार्बी इंसर्जेंसी है ना, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी है। अब ये जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, ये अक्सर कर एथनिसिटी के बेसिस पे लड़ती हुई नजर आती है। आप देखो कि जो ट्राइबल इश्यूज हैं बहुत सारे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अक्सर कर आप देखते होंगे कि आसाम के बॉर्डर इलाकों में हमें खबर आती रहती है कि भाई आसपास के पुलिस मतलब फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो गई, सिविलियंस के बीच में लड़ाई हो गई। तो एथनिसिटी इज अ मेजर इशू इन आसाम और वो लोग अपनी मतलब कहते हैं ना कि ऑटोनॉमी मांगते हैं। अच्छा, ऑटोनॉमी ऐसे नहीं मांगते कि उनको देश से अलग होना है, उनका ये है कि भाई हमको अपना अलग स्टेट दे दो और उस अलग स्टेट में हम अपने अलग कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। बट अब देखिए, सरकार की भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा स्टेट्स नहीं बना सकते। एक लिमिट से ज्यादा स्टेट्स बनाएंगे तो फैक्शनलिज्म आएगा, बहुत ज्यादा रीजनलिज्म आएगा, और एक लिमिट से ज्यादा स्टेट बनाने की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब भैया आप एक नया स्टेट बनाओगे तो उसमें नया सचिवालय, उसका पूरा का पूरा नया कैडर, नई पुलिस फोर्स, तो उसमें खर्चा अच्छा खासा होता है। अगर आपको याद हो, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बनाने में हर नई हाई कोर्ट, फिर नया मतलब सारा का सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ता है जिसमें ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। तो इसी रिस्पेक्ट में नए स्टेट्स को बनाना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल ये जो कार्बी कम्युनिटी है, मेजर एथनिक कम्युनिटी है आसाम की, इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस हैं, अलग अलग स्प्लिंटर्स हैं। इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है काफ़ी डेंजरस रही है। 1980s में बहुत वायलेंस, किलिंग्स, एब्डक्शंस,
उल्टे सीधे टैक्सेस लगाना लोगों के ऊपर, ये सब चीजें पहले बहुत होती थी। लेकिन फाइनली अभी फरवरी 2021 में देखा गया कि 1039 और उसके साथ एक इंगती कथार सोंगबीजीत, ये बड़ा नाम है कार्बी कम्युनिटी में, इंगती कथार सोंगबीजीत, और इनके साथ 1039 अदर मिलिटेंट्स ने मिलकर सरकार के सामने हथियार डाल दिए। ओवरऑल इन्होंने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया और अब सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। दैट इज बेसिकली अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम लोग अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व कर लें तो चाइना पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को कम मौका मिलेगा हमें कमजोर करने का। ये जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं दे बिलोंग टू कार्बी लोंगरी, एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, फिर यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कुकी लिबरेशन फ्रंट। तो यहाँ पे इन्होंने अपने वेपन्स सरेंडर किए बोडो पीस अकॉर्ड साइन होने के बाद, और ओवरऑल बोडोलैंड के इलाके में जो वायलेंस है ये थोड़ा कम हो रहा है। अगर बोडोलैंड के इलाके की बात की जाए तो कहाँ पे दिख रहा है आपको बोडोलैंड का इलाका? तो ये आसाम के मैप में ये 4 इलाके दिख रहे हैं ना आपको रेड के, ये आते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें फर्स्ट वाला दिखाता है कोकराझार को, सेकंड चिरांग को, तीसरा बक्सा को, चौथा इडलगिरी को। इसको बोला जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इट इज एन ऑटोनॉमस रीजन इन आसाम नॉर्थ ईस्ट। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द नॉर्थ बैंक। ये ब्रह्मपुत्र रवि के मतलब बंद ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पे और भूटान और अरुणाचल प्रदेश हिमालय के फुटहिल्स में। इस इलाके को एक काउंसिल जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वो एडमिनिस्टर करती है। आप बोलोगे ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कब बनी? तो ये बनी एक पीस एग्रीमेंट के चलते जो कि फरवरी 2003 में साइन हुआ था। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर इलाके में लगभग 9000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पे ज्यादातर बोडो कम्युनिटी के लोग रहते हैं और आसाम के कुछ और इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ओके, अभी इसी के अंदर एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात की गई है। ओके, तो सेपरेट स्टेट बनाने में आप कह सकते हो कि जैसे कि कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो कि 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है। आप समझिए दोस्तों, ये दो न्यूज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो बोडोलैंड है इलाका ये अलग है और ये जो कार्बी वाला इलाका अलग है। एक्चुअली में बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। ये जो बोडोलैंड वाला इलाका है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें एक बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ। इस बोडो पीस अकॉर्ड के बाद एक कार्बी पीस अकॉर्ड साइन हो रहा है। ये दोनों पीस अकॉर्ड अलग अलग इलाके के लिए हैं। बोडोलैंड पीस अकॉर्ड ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे वायलेंस को कम करने के लिए लाया गया था। और ये जो कार्बी पीस अकॉर्ड है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि एक है कार्बी एंगलोंग, एक है वेस्ट कार्बी एंगलोंग, एक है दीमा हसाओ। तो ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कार्बी पीस अकॉर्ड आया है। जो कार्बी कम्युनिटी के लोग इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर मुद्दे के वायलेंस को कम करने के लिए कार्बी पीस अकॉर्ड आया है। तो बोडो पीस अकॉर्ड और कार्बी पीस अकॉर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। बोडो पीस अकॉर्ड अलग है, कार्बी पीस अकॉर्ड अलग है। बोडो पीस अकॉर्ड कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है? इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है। कार्बी पीस अकॉर्ड आ रहा है कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ। आप बोलोगे सर ये कार्बी वाले डिस्ट्रिक्ट्स मैप पे क्यों नहीं दिखाई? तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। ये एक और एक ये और एक ये 3 ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, इसमें ये कार्बी वाला बवाल चल रहा था। इन तीनों इलाके को मिला के एक अलग स्टेट बनाने की मांग थी। कार्बी पीस अकॉर्ड के चलते चीजों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी भी हिसाब से ये जो कार्बी पीस अकॉर्ड है और बोडो पीस अकॉर्ड है ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है? क्या कुछ कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? तो जी हाँ, एक कनेक्शन है। इंगती कथार सोंगबोजीत, ये जो मिलिटेंट है कार्बी का जिसने अभी रिसेंटली सरेंडर किया है, वैसे तो इसकी एथनिसिटी कार्बी है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये बोडो इंसर्जेंसी के साथ भी एसोसिएटेड था। आपने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का नाम सुना होगा, एनडीएफबी। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड था ना, इसके फैक्शन में आपका काम करता था ये इंगती कथार सोंगबोजीत। तो ये जो इंगती कथार सोंगबोजीत था, जो पहले इंसर्जेंसी थी, उस इंसर्जेंसी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड में इन्वॉल्व था इंगती कथार सोंगबोजीत। बाद में क्या किया कि 2012 में इसने अपना खुद का फैक्शन अलग बना लिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो इंगती कथार सोंगबोजीत था ये पहले बोडोलैंड के कॉज के साथ भी जुड़ा हुआ था, फिर बोडोलैंड से ये अलग हो गया, इसने अपना ओवरऑल ये जो कार्बी एंगलोंग वाला कॉज था इसको पकड़ लिया। अभी के लिए कार्बी एंगलोंग वाला इशू भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है इस कार्बी पीस अकॉर्ड के चलते। तो पहले बोडोलैंड पीस अकॉर्ड एंड देन कार्बी पीस अकॉर्ड। तो दिस इज बेसिकली आप कह सकते हो अ विक्ट्री फॉर
आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रकार के जो एथनिक रिवॉल्ट्स होते हैं ये बहुत डेडली होते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत इनमें खून खराबा होता है। अगर इस चीज को शांति से निपटाया जा सके अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो कार्बी के इलाके में आउटफिट्स थे, इनकी डिमांड क्या थी? तो जैसे मैंने बताया था, ये अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल बना हुआ है, जो कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बहुत सी ऑटोनॉमी दी जाती है। तो ये जो मिलिटेंट्स यहाँ पे सरेंडर हुए हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल में जगह दी जाएगी। ठीक है भाई, ओवरऑल चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे यूपीडीएस भी न्यूज में है। यूपीडीएस क्या है? यूनाइटेड पीपल डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी। यूनाइटेड पीपल डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी में दो ग्रुप्स आते थे, कार्बी नेशनल वॉलंटियर्स और कार्बी पीपल फोर्स। अब सोचिए कार्बी में कितने अलग अलग फैक्शन बने हैं। एक फैक्शन आपको नजर आ रहा है कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, एक नजर आ रहा है पीपल डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, एक नजर आ रहा है यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एक नजर आ रहा है कुकी लिबरेशन फ्रंट, एक नजर आ रहा है कार्बी लिबरेशन वॉलंटियर्स, कार्बी पीपल फोर्स। तो कार्बी लिबरेशन वॉलंटियर्स और कार्बी पीपल फोर्स यूनाइटेड पीपल डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी मिल गए थे लेट 1990s में मिल के। और ये जो यूनाइटेड पीपल डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी था, इसने पहले ही आर्म्स रख दिए थे और एक ट्राई पार्टेन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ साइन कर लिया था 2011 में। तो लंबे समय से ओवरऑल इस इलाके के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, धीरे धीरे करके इनको और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। बोथ ऑफ पीस अकॉर्ड एंड कार्बी पीस अकॉर्ड इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। बात करते हैं अगले न्यूज की। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक। देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर ये बोला है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स को डेवलप करने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया एलेक्जेंडर एलिस के द्वारा। यहाँ पे प्रोमिनेंट एंटरप्राइजेस को नेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ लाया जाएगा और ये सारे के सारे प्लेज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि भाई हम एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम बनाएंगे, जिसमें भाई जो प्लास्टिक्स ऑलरेडी है उसी को बार बार आप कह सकते हो रिफर्बिश करके इस्तेमाल किया जाएगा, नई प्लास्टिक नहीं बनाई जाएगी, और हम उस प्लास्टिक को इन्वायरमेंट कंटेमिनेट नहीं करने देंगे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया सालाना 9.46 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक बनाता है, जिसमें से 40% कलेक्ट नहीं होती मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट में ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है, गंदगी फैलाती है। हमारे देश में जो भी प्लास्टिक यूज होती है उसका 50% पैकेजिंग में यूज होता है और ये ज्यादातर सिंगल यूज है। अक्सर कर आपने देखा होगा अमेजन फ्लिपकार्ट के जो आपके पार्सल्स आते हैं वो प्लास्टिक रैप्ड होते हैं और वो प्लास्टिक फिर आप फेंक देते हो, वो गंदगी कूड़े करकट में चली जाती है। तो उसी को रिफर्बिश करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा यहाँ पे बोलना है मिस्टर अलेक्जेंडर एलिस का कि इस पैक्ट के अंदर बहुत से कमिटमेंट्स देखने को मिले। 17 बिजनेसेस जिसमें मेजर FMCG ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, वो इस पैक्ट के फाउंडिंग मेंबर बन रहे हैं। 9 बिजनेसेस सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। टाइम बाउंड टारगेट के बेसिस पे प्लास्टिक के प्रयोग को रिड्यूस करना, इनोवेट करना, री इमेजिन करना, ये सब काम है। तो जो लिस्ट ऑफ अननेसेसरी और प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको बनाएंगे, ऐसे आइटम्स को बनाएंगे और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, रीडिजाइन और इनोवेशन किया जाएगा 2030 तक। 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को रीयूजेबल बनाया जाएगा, रिसाइक्लेबल बनाया जाएगा। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग को इफेक्टिवली रिसाइकिल किया जाएगा। 25% एवरेज रिसाइकिल कंटेंट को फिर से प्लास्टिक पैकेजिंग में इस्तेमाल करके वही प्लास्टिक घुमा घुमा के इस्तेमाल की जाएगी, उसको इन्वायरमेंट में डिस्पोज नहीं किया जाएगा। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, आज की आखिरी न्यूज। 28% ऑफ द 1,38,000 असेस्ड स्पीशीज नाउ फेस एक्सटिंक्शन। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से जितनी भी इन्होंने 1,38,000 स्पीशीज को एसेस किया है, इसके 28% आप कह सकते हो कि दे आर एट द कंप्लीट रिस्क ऑफ वैनिशिंग। जो सर्वाइवल वॉच लिस्ट है आपकी, रेड लिस्ट है आपकी IUCN की, उसमें 1,38,000 स्पीशीज में से 28% स्पीशीज दे आर ऑन द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इतने बुरे इनके हालात हैं। वजह क्या है? तो वजह है हैबिटाट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड। ठीक है भाई। तो ये सब बातें कब की जा रही थी? ये सब बातें की जा रही हैं अभी, जैसे कि IUCN की कांग्रेस चल रही है इन द फ्रेंच सिटी ऑफ मार्सेille। तो वहां पे ये सब बात की जा रही है कि जो रेड लिस्ट ऑफ 3% स्पीशीज है, इसमें 28% स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, ये जो
कोमोडो ड्रैगन है, अभी जो रिसेंट अपडेट आया रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज का, इसमें कोमोडो ड्रैगन नाम की जो स्पीशीज को इंडेंजर्ड बोला गया है। क्यों? क्योंकि भैया सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो इंडोनेशियन हैबिटाट में ये कोमोडो ड्रैगन को काफ़ी नुकसान है। एबोनीज और रोजवुड को पेड़ काटने की वजह से नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट शार्क्स और रेस के लिए कंसर्न रेज किया यहाँ पे IUCN ने, ठीक है। इनफैक्ट ये जो शार्क्स और रेज हैं, दे आर फेयरिंग लेस वेल देन ट्यूना। ट्यूना भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और आप कह सकते हो कि ट्यूना से ज़्यादा खतरनाक आप कह सकते हो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चल रही है इस समय पे शार्क्स और रेज, ठीक है। 37% ऑफ द शार्क्स एंड रेज फेस एक्सटिंक्शन नाउ। 33% of the 37% of the sharks and rays are facing extinction now. 33% of amphibians are facing extinction. 26% mammals are facing extinction और 12% birds are facing extinction. तो भाई यहाँ पे रेड लिस्ट में चीज़ों को रीस्टोर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल कुछ चीज़ें रीस्टोर करी भी हैं, जैसे कि अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना है, ये इंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आ गया। ये 2011 में इंडेंजर्ड कैटेगरी था, अब लीस्ट कंसर्न में आ गया। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पेशीज को IUCN रेड लिस्ट हर साल एसेस करता है, और 1,38,374 1,38,374 स्पेशीज में से अभी IUCN की रेड लिस्ट का अपडेट का ये बोलना है कि 38,000 से ज्यादा स्पेशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो इट्स अ मेजर इशू। ओके, 2019 में ये जो UN बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स इन्होंने बोला था कि 1 मिलियन स्पेशीज आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, और अगर ऐसा होता है तो प्लेनेट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। 500 मिलियन ईयर्स में, पिछले 50 करोड़ सालों में 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन होगा अगर ऐसा होता है तो, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इनफ। फिर बात की जाए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, तो ये मेंबरशिप यूनियन है। यहाँ पे गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों आते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज लगता है 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का और 18,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स का। IUCN ये ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में काम कर रहा है। डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, ये सब चीजें ये लोग करते हैं। IUCN को इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। पहले इसको बोला जाता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये नाम था इसका 1948 से लेकर 1956 तक। ओके, 1990 से लेकर 2008 तक इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोला गया। अब इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 18,000 एक्सपर्ट्स इसमें काम करते हैं। ओके, IUCN के पास ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में, ये याद रखिएगा। दुनिया भर के बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस और नेचुरल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को इंप्लीमेंट करने का काम IUCN का है, और इसी ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी स्टैब्लिश किया है और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया है। GS पेपर 2 और GS पेपर 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं।